हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज की इस रिवीजन सेशन में, जहां हम रिवाइज करेंगे ऐसे 570 गोइंग कंसर्न एकदम राजधानी वाली स्पीड में। अगर आपने ये ऐसे पहले नहीं करा है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, पहले आप इस ऐसे को करें, उसके बाद इस रिवीजन को वीडियो को देखें ताकि आपको चीजें और अच्छे से रिवाइज हो सके। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड या do give a thumbs up to this video as it motivates me to bring lots and lots of quality content for all of you। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऐसे 570 की रिवीजन। बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले एक बात बताओ सर, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमने कहां सीखा था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में। जो AS1 है वो आपको बोलता है कि 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होती हैं, अक्रूवल अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, प्रूडेंस अजम्पशन। उसमें से एक अजम्पशन है गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो कहती है एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस फॉर अ फोर्सिबल फ्यूचर, यानी entity will be able to realize the assets, pay off the liabilities in ordinary course of business। क्या ये बात समझ में आती है? आंसर इज यस। जो भी हमारे जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड विद एन अजम्पशन कि हम कंटिन्यू करेंगे एज अ गोइंग कंसर्न फॉर अ फोर्सिबल फ्यूचर। अब सर एक बात बताओ, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज अ 2 स्टेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर 2 स्टेज रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सबसे पहले तो आपने ये असेस करना है कि वेदर द एंटिटी विल बी एबल टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। क्या गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं? यानी आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेंगे वेदर द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज एप्रोप्रिएट और नॉट। एक बार ये हमें एविडेंस मिल जाता है, सेकेंड स्टेज है कंक्लूड करना, क्या कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं। सर मटीरियल अनसर्टेनिटी किसको लेके? in relation to the events and condition which may cast significant doubt over the entity's ability to continue as a going concern। बस यही 2 चीजों को लेके आपने चेक करना है। सबसे पहले तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है या नहीं। अगर एप्रोप्रिएट है तो चेक कर लो कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं। सर मटीरियल अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है? उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, दैट इज द लाइक्लीहुड एंड मैग्नीट्यूड इस कदर है that you need proper disclosures in the financial statement। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। तो यही ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा ये कहता है ऐसे 200 की वजह से, ऐसे 200 में हमने पढ़ा था इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, याद है? उसमें मैंने अदर मैटर्स बताए थे और 4 अदर मैटर्स क्या क्या बताए थे? फ्रॉड, जिसमें मैंने बताया था मैनेजमेंट का फ्रॉड एंड कॉल्यूजन। सेकेंड हमने डिस्कस किया था सर क्या? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस का हो सकता है फुल डिस्क्लोजर ना हो। थर्ड वी डिस्कस अबाउट द नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन एंड द फोर्थ पार्ट वाज गोइंग कंसर्न। कह रहे इस एरिया में इनहेरेंट लिमिटेशन ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आपको थ्रू आउट द ऑडिट अलर्ट रहना पड़ेगा फॉर द इवेंट्स एंड कंडीशंस which may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern। Then we discussed about the risk assessment procedure। सर risk assessment procedure क्या होते हैं? अंडरस्टैंडिंग लेना। किसकी अंडरस्टैंडिंग? जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट करी है, गोइंग कंसर्न असेसमेंट करी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना। अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट करी है सो आस्क द मैनेजमेंट डिड दे आइडेंटिफाई एनी इवेंट्स और कंडीशंस व्हिच इंडिविजुअली और कलेक्टिवली कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। इफ यस, व्हाट आर द मैनेजमेंट्स प्लान टू एड्रेस देम। अगर मैनेजमेंट इतनी नालायक है कि उसने असेसमेंट करी ही नहीं तो मैनेजमेंट से पूछो किस बेसिस पे, ऑन व्हाट बेसिस द मैनेजमेंट इज यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एंड साथ ही साथ लगे हाथों ये भी पूछ लेना क्या उनको किसी इवेंट और कंडीशन के बारे में पता है विच में कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अब सर हमें जब मैनेजमेंट की असेसमेंट इवेल्युएट करनी है तो हम वही पीरियड कवर करेंगे जो मैनेजमेंट ने कवर किया है। बट याद रखना, अगर मैनेजमेंट ने 12 महीने से कम कवर करे तो आप कम से कम 12 महीने तो कवर करेंगे। एंड जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है ड्यूरिंग ऑडिट, सारी इंफॉर्मेशन आप कंसीडर करेंगे इन असेसिंग द गोइंग कंसर्न। अब सर एक बात बताओ, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या है? सबसे पहले तो अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं कर रखी तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो टू मेक द असेसमेंट राइट अवे राइट नाउ। ठीक है, मैनेजमेंट को बोलो ये क्या तरीका है, तुमको किसी ने सिखाया नहीं कि गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की जाती है, तो आस्क मैनेजमेंट, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट दैट प्लीज डू द गोइंग कंसर्न असेसमेंट। पक्की बात है जब वो गोइंग कंसर्न असेसमेंट करेगी तो उसको भी वो इवेंट और कंडीशन मिल जाएंगे जो आपको मिले हैं। अब मैनेजमेंट से पूछो तुम्हारा प्लान क्या है, व्हाट इज द प्लान टू एड्रेस दिस इवेंट्स एंड कंडीशन। सर प्लान की 2 खूबियां होनी चाहिए। क्या? इससे पहली बात तो इंप्रूवमेंट होनी चाहिए सिचुएशन में। दूसरी चीज, दिस प्लान शुड बी फीजिबल। बट सर हमको प्लान फीके फीके अच्छे नहीं लगते, तो क्या चाहिए?
तड़कता भड़कता कैश फ्लो फोरकास्ट। हमको चाहिए तड़कता भड़कता कैश फ्लो फोरकास्ट, एंड कैश फ्लो फोरकास्ट पे आपने डेटा और असम्पशंस की टेस्टिंग करनी है। साथ ही साथ गोइंग कंसर्न असेसमेंट इज डन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। इस पॉइंट इन टाइम के बाद हो सकता है कुछ एडिशनल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन हो, उसको भी कंसीडर करेंगे। एंड आते आते जाते जाते क्या लेके आएंगे? मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। किस चीज को लेके? कि जो इन्होंने प्लान बनाया दे आर एक्चुअली फिजिबल, दे विल एक्चुअली लीड टू इंप्रूवमेंट। क्या ये 5 पॉइंट्स दिमाग में गए? यस सर। सबसे पहले मैनेजमेंट को बोला असेसमेंट करो, असेसमेंट करने के बाद मैनेजमेंट से उनका प्लान पूछा, प्लान फीका फीका अच्छा नहीं लगता तो कैश फ्लो फोरकास्ट लिया, एंड आखिरी में एडिशनल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन कंसीडर करके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके वापस आ गए। इसके बाद के जो पॉइंट्स है आपने इनको बस रीड करना है फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपके काम आ सकते हैं। नाउ कम्स द मेन पॉइंट, कंक्लूजन। सर कंक्लूजन के केस में हमें क्या करना है? वही आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, चेक करो वो पूरी हुई कि नहीं। आपको क्या चाहिए था? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस वेदर द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज एप्रोप्रिएट और नॉट। इफ यस, चेक करो कहीं मटीरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं in relation to the events and conditions which may cast, again the same thing, significant doubt over the entity's ability to continue as a going concern। अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी है तो हमको उसका डिस्क्लोजर चाहिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, फॉर गिविंग अ फेयर प्रेजेंटेशन इन केस ऑफ अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। बट अगर ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क नहीं, कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, तो हम फेयर वाली बातें नहीं करेंगे, सीधा बोलेंगे ये इंश्योर करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग, just to ensure that disclosure should be there in the financial statement. This is all about the conclusion. Now let's talk about the reporting part. अगर going concern appropriate है, अरे ये क्या हो रहा है? अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। फिर से गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट, कम ऑन, इधर देखो, पता नहीं कहां देख रहे हो, हाँ इधर देखो। अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है और मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, यानी सब अच्छी अच्छी बातें हैं, तो क्या आपको डिस्क्लोजर की जरूरत है? नहीं, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दो। अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो गोइंग कंसर्न है वो एप्रोप्रिएट ही नहीं है, अगर एप्रोप्रिएट नहीं है तो मटीरियल अनसर्टेनिटी की बात ही नहीं करेंगे। फिर से अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है तो मटीरियल अनसर्टेनिटी की बात ही नहीं करेंगे, बट हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो गोइंग कंसर्न के हिसाब से बने हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पे इंपैक्ट इज परवेसिव, तो आप एडवर्स ओपिनियन देंगे एज पर एसए 705। नेक्स्ट स्टेज, गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट। अब चेक करो क्या मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है? अगर करती है तो हमको क्या चाहिए? डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ द डिस्क्लोजर्स आर देयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दोगे, बट याद रखना यू नीड टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां ये डिस्क्लोजर है वहां पे आपने उनका अटेंशन लेना है। सर कौन सा पैरा डालेंगे? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। आधे बच्चे तो यही गलती करते हैं, बोलेंगे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा आएगा, नहीं, आप यहां पे मुर्ग पैरा डालोगे। सर मुर्ग पैरा का मतलब है मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, एंड थ्रू दैट पैरा यू विल ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द यूजर्स टू दिस डिस्क्लोजर। प्लस याद से एक बात लिख देना, दैट योर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड विद रिस्पेक्ट टू दिस मैटर। इस मैटर को लेके आपका ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। बट सर अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया ही नहीं है तो फिर डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस आप क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, एडवर्स ओपिनियन देंगे, एंड जो आप बेसिस देंगे, किस बेसिस पे आपने अपना ओपिनियन क्वालिफाई किया, एडवर्स दिया, उसमें बताएंगे कि मटीरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट करती थी बट इन नलायकों ने, इस मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर्स नहीं दिए। क्या ये बातें समझ में आती हैं? हाँ सर, दिस इज ऑल अबाउट द रिपोर्टिंग। एंड एट द एंड ऑफ द क्लास हमने क्या चीज डिस्कस करी? मेन चीज जो हमने डिस्कस करी वो थी इवेंट्स और कंडीशन। फाइनेंशियल इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो पहले तो लायबिलिटी साइड उठा लो। अगर आपकी नेट लायबिलिटी, नेट करंट लायबिलिटी पोजीशन है, यानी लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स, आपका गोइंग कंसर्न अफेक्टेड है। लायबिलिटीज में दो लायबिलिटीज होती है, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज में आएंगे फिक्स्ड टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जिनकी मैच्योरिटी आ रही है बट आपके पास पैसे ही नहीं है। देयर इज नो इंडिकेशन दैट यू विल बी एबल टू रिन्यू इट और यू विल बी एबल टू रीपे इट। प्लस आप करंट बोरिंग से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कर रहे हो। और बताओ सर, क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो उन्होंने अपना क्रेडिट सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। एंड लास्ट पॉइंट इज, जब वो क्रेडिट सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे तो वो क्रेडिट से कैश ऑन डिलीवरी ट्रांजैक्शन पे चले जाएंगे। क्या ये बेसिक बातें समझ में आती हैं? हाँ सर, ये खत्म हो गई। उसके बाद बचा हमारा अलग साइड, ऑपरेशनल लॉसेज हो रहे हैं। अगर ऑपरेशनल लॉसेज होंगे, नेगेटिव कैश फ्लोज होंगे। अगर कैश फ्लोज नेगेटिव है तो डिविडेंड कहां से दोगे? एंड आपके फाइनेंशियल रेशियोज भी पॉजिटिव हो जाएंगे, नहीं एडवर्स हो जाएंगे, एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स। बड़ा सिंपल है, सप्लायर चला गया, लॉस ऑफ की सप्लाईज, कहीं ना कहीं देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाईज। और बताओ
सप्लाईज तो हैं बट लेबर नहीं है, लेबर डिफिकल्टीज हो रही है। और बताओ मैं कह रहा हूं लेबर भी है, माल भी बन रहा है बट मार्केट ही नहीं है। लॉस ऑफ मार्केट, लॉस ऑफ कस्टमर, बड़ी दिक्कतें हैं। अब जब मार्केट ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है, काम ही नहीं चल रहा, तो की मैनेजमेंट भी रुक के क्या करेगी, वो भी चली गई। एंड अब एंटिटी को लिक्विडेट करने का टाइम आ गया है। मैनेजमेंट्स इंटेंशन टू लिक्विडेट द एंटिटी। लास्ट पॉइंट इज द अदर्स। अदर्स में सिंपल सी बात है, आपने नॉन कंप्लाई किया विद द कैपिटल, स्टैट्यूटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, इस वजह से आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स हो गई, लीगल प्रोसीडिंग्स हो गई। इन लीगल प्रोसीडिंग्स में यू मे बी आस्क्ड टू पे द क्लेम्स विच द एंटिटी मे नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई। और एंटिटी ने क्या कहा, हे प्रभु लॉ चेंज करा दे। प्रभु ने लॉ चेंज कराया बट अगेन इट इज एडवर्सली अफेक्टिंग द एंटिटी। एंड द लास्ट पॉइंट इज, अब एंटिटी जीना ही नहीं चाहती, एंटिटी कहती उठा ले, हे प्रभु उठा ले। अर्थक्वेक लिया, फ्लड लिया, अर्थक्वेक भी आ गया, फ्लड भी आ गया, कैटेस्ट्रॉफ भी आ गया, बट अल्टीमेटली इसकी भी इंश्योरेंस नहीं थी। तो अंडर इंश्योर्ड और अनश्योर्ड कैटेस्ट्रॉफ व्हेन दे अकर, दैट्स ऑल अबाउट गोइंग कंसर्न। 10 मिनट 58 सेकंड, कहीं ना कहीं 11 मिनट मान लो, दैट इज द लकी 11 दैट वी कंप्लीटेड द SA 570 गोइंग कंसर्न रिवीजन। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू गिव इट अ लाइक एंड या शेयर विद योर फ्रेंड्स जो CA इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हैं। सबके साथ इसको शेयर करो, बिकॉज सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो यूं ही खुशी खुशी मतलब आगे पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे ही आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।